स्वागत दोस्तों, आगे चैनल से रेडी करके आगे सामने मोदी में चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, सोनिया गांधी के अस्पताल जाते ही अचानक से कांग्रेस पार्टी को ऑफिस खाली करने के लिए बोल दिया गया है। दोस्तों बताएंगे बैक टू बैक दो तरीके के नोटिस मिलने को लेकर उठ रहे हैं, कई तरीके के सवाल बताएंगे क्या है डिटेल में पूरी जानकारी दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे। एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर भाजपा के बड़े नेता पर पुलिस वालों को धमकी देने के मामले में शिकायत दर्ज करवाई गई है। दोस्तों इसी के साथ में एलपीजी को लेकर हुए जोरदार विरोध के बाद अब एक एक करके सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि सोनिया गांधी का अस्पताल जाना और राहुल गांधी का अस्पताल में मौजूद रहना और अचानक से बीजेपी के द्वारा कांग्रेस पार्टी को पार्टी का दफ्तर खाली करने का नोटिस देना और युवा कांग्रेस के लोगों को कार्यालय खाली करने का नोटिस देना साफ तौर पर बीजेपी के डर को दिखाता है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर जिस तरीके से राहुल गांधी को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले घर खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा था दोस्तों, और राहुल गांधी से उनका बंगला भी छीन लिया गया था। लेकिन 2024 के चुनाव के बाद राहुल गांधी ने जिस तरीके की वापसी की, इससे बीजेपी के लोग अभी तक सबक नहीं ले पा रहे हैं दोस्तों। और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को परेशान करने के लिए, खासकर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच में कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए और नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी के नहीं जाने के बीच में बीजेपी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है दोस्तों। बीते शाम सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती हो जाती है क्योंकि उनकी तबियत खराब हो जाती है दोस्तों, और राहुल गांधी उनसे मुलाकात करने के लिए हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पूरे रात हॉस्पिटल में मौजूद रहे और अगले दिन भी लगातार यानी आज भी लगातार अस्पताल में मौजूद है दोस्तों। राहुल गांधी के केरला में कार्यक्रम होने वाले थे, लेकिन वे कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं। राहुल गांधी केरल नहीं जा रहे। ऐसे में दोस्तों सोनिया गांधी की तबियत खराब होने के बावजूद ये नोटिस अचानक से कांग्रेस पार्टी को मिलता है और आज ही कांग्रेस को उसके ऑफिस के खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। यानी 24 अकबर रोड पर जो कांग्रेस पार्टी का कार्यालय मौजूद है दोस्तों, उस कार्यालय को खाली करने का नोटिस दिया गया है। इस कार्यालय का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी 50 साल से कर रही है, यानी इतना साल बीजेपी के बना हुआ भी नहीं हुआ दोस्तों। यानी भारतीय जनता पार्टी को बने हुए केवल 40 साल के आसपास हुए हैं, लेकिन 50 साल से कांग्रेस पार्टी इस बंगले का इस्तेमाल कर रही है। भाजपा के बनने से पहले कांग्रेस इस कार्यालय का इस्तेमाल कर रही है और आज कांग्रेस पार्टी को अकबर रोड स्थित बंगले को खाली करने के लिए बोला गया है दोस्तों। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि एक और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर यानी युवा कांग्रेस का जो दफ्तर है दोस्तों, उन्हीं युवा कांग्रेस का दफ्तर जिन्होंने इंडिया इंपैक्ट समिट के दौरान बीजेपी वालों को जमकर मजा चखाया था और इसके बाद जेल से भी वापस लौटकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं दोस्तों। ऐसे इंडियन यूथ कांग्रेस के दफ्तर को भी खाली करने के लिए यानी 5 रायसीना रोड को खाली करने का भी नोटिस जारी कर दिया गया है। यानी कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय और इंडियन यूथ कांग्रेस के मुख्यालय दोनों को खाली करने के लिए बोला गया है दोस्तों। ऐसे में नोटिस पर जवाब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी देंगे दोस्तों। उन्होंने कहा है कि अवैध और राजनीतिक रूप से प्रेरित है पूरा मामला, हम लोग कानूनी विकल्पों का सहारा लेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों इतनी आसानी से कांग्रेस पार्टी हार तो मानेगी नहीं। और दूसरा, जिस टाइम पर यह नोटिस दिया गया है यानी सोनिया गांधी अस्पताल में है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी देखरेख में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं टाइमिंग को लेकर दोस्तों सवाल उठता है कि क्या जानबूझकर इस टाइमिंग पर नोटिस दिया गया है ताकि कोई इस पर कोई सवाल खड़ा ना करे और भाजपा का जो मन करेगा वो करेंगे दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष के खिलाफ शिकायत दी है दोस्तों। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि दिलीप घोष ने खड़गपुर के अंदर एक रैली में भाषण देते वक्त चुनावी ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों पर हमला करने की धमकी दी थी। शिकायत में राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी ने आरोप लगाया कि दिलीप घोष को व्यापक रूप से प्रसारित वीडियो में खड़गपुर के थाना प्रभारी को लक्षित करते हुए हिंसक और धमकी भरे बयान देते हुए देखा जा सकता है। वीडियो को सबूत के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने पुलिस वालों को सौंप दिया है। पूरे मामले पर जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। टीएमसी के प्रमुख निर्वाचन अधिकारी ने घोष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और राज्य के अंदर तैनात पुलिस कर्मियों पर हमला करने और धमकी देने के साथ साथ चोट पहुंचाने के निर्देश पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है दोस्तों। ऐसे में देखते हैं इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई होती है। पश्चिम बंगाल के अंदर लगातार बयानबाजी जारी है और ऐसे में नेता एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें भी देते जा रहे हैं और बीजेपी के नेता के बयान से पता चल रहा है कि कैसे भाजपा के लोग पश्चिम बंगाल के अंदर हिंसात्मक बयान दे रहे हैं दोस्तों, यानी टकराव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद जब बवाल होता है तो बीजेपी के लोग दावा करते हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने उनके साथ बवाल किया है, उनके ऊपर हमला किया है। बीजेपी वाले अपने आप को शरीफ बताने लगते हैं दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी समेत विपक्ष के लोगों ने एम्प्टी सिलेंडर एम्प्टी प्रोमिसेस के नाम के नारे लगाए दोस्तों। ये नारा संसद भवन के अंदर लगाया जा रहा था और एक बड़ा सा बैनर लेकर सारे सांसद खड़े दिखाई दे रहे हैं। सांसदों ने एक बड़ा सा बैनर ले रखा है जिस पर एम्प्टी सिलेंडर एम्प्टी प्रॉमिस यानी खाली सिलेंडर और खाली वादे, खाली सिलेंडर खोखले वादे लिखा हुआ है। और विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मोदी जी एलपीजी एलपीजी के नारे लगाए। यानी पहले नारा लगता था कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, लेकिन अब नारे लग रहे हैं कि ना तो नरेंद्र दिखाई दे रहा है ना तो सिलेंडर दिखाई दे रहा है और आम जनता नरेंद्र को भी ढूंढ रही है, सिलेंडर को भी ढूंढ रही है। ऐसे में दोस्तों आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ आखिरकार राहुल गांधी से अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने मुलाकात की थी और यह बात अब सबके सामने आ गई है कि आखिर मुलाकात क्यों हुई थी दोस्तों। जो अपडेट है वो ये की
महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे के मामले को लेकर डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत के मामले में बेंगलुरु के अंदर यानी कांग्रेस पार्टी शासित राज्य के अंदर 0 एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एफआईआर उनके भतीजे यानी अजित पवार के भतीजे और एनसीपी एसपी के विधायक रोहित पवार ने दर्ज करवाई है दोस्तों। और एफआईआर में 5 मुख्य आरोप लगाए गए हैं। रोहित पवार ने कहा कि मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन, बारामती पुलिस और महाराष्ट्र सीआईडी से संपर्क किया, लेकिन इनमें से किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी पुलिस वाले ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। इसके बाद 23 मार्च को बेंगलुरु में 0 एफआईआर दर्ज करवाई गई यानी राहुल गांधी से मुलाकात की गई थी। और उसके बाद राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की कर्नाटका सरकार को कुछ बोला होगा दोस्तों, और उसके बाद ही एफआईआर दर्ज हुई होगी, क्योंकि अचानक इस तरीके से एफआईआर दर्ज होती नहीं है। रोहित पवार पूरे सबूत के साथ में राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने सबूत दिए थे, जिस पर राहुल गांधी, क्योंकि खुद भी राहुल गांधी पायलट है दोस्तों और एविएशन सेक्टर में काम कर चुके हैं, तो उनको पता है कि कैसे ये पूरा सिस्टम काम करता है। और राहुल गांधी ने जब शिकायत पर, रोहित पवार की शिकायत पर उनके सबूतों पर फाइल में देखा तो उसको समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। इसके बाद राहुल गांधी के कहने पर ही कर्नाटका के अंदर ये 0 एफआईआर दर्ज की गई होगी, क्योंकि कर्नाटका के अंदर कांग्रेस की पुलिस इस मामले पर संज्ञान ले रही है, तो जरूर कांग्रेस पार्टी सरकार के कहने पर ले रही होगी। अगर आप भी मानते हैं कि महाराष्ट्र के पुलिस वाले मामले पर जांच भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन कर्नाटका में कम से कम जांच पड़ताल तो शुरू हो गई है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पूरे मामले पर जांच पड़ताल सही से करनी चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिर क्या ये बहुत बड़ी साजिश के तहत किया गया पूरा मामला है। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। यूपी में हालिया बयानों को लेकर एआईएमआईएम के नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती है दोस्तों। पुलिस ने 3 बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया है। वहीं पर पुलिस प्रदेश के अध्यक्ष हाजी शौकत की तलाश में जुट गई है। ईद के बाद एक सभा में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने एक बयान दिया था दोस्तों। उन्होंने कहा था कि आप 11 विधायक दे दो, मैं वादा करता हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुस्लिम का एनकाउंटर नहीं होगा और जो एनकाउंटर करने वाले लोग हैं उन्हीं का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। यानी उन्होंने एक तरीके से जो बयान दिया दोस्तों, इस बयान को अब अलग अलग तरीके से लिया जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये पुलिस वालों को धमकी है, कुछ लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी है, कुछ लोगों का मानना है कि नॉर्मल बयान है। ऐसे में सवाल ये उठा है कि पुलिस वाले ऐसे मामले पर अगर नजरअंदाज भी कर देते मुद्दे को तो आराम से हो जाता दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद पुलिस वालों ने कार्रवाई की और 3 एआईएमआईएम के नेताओं को गिरफ्तार किया गया दोस्तों। देर रात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मेहताब चौहान, महानगर के अध्यक्ष इमरान अंसारी और महानगर के सचिव राजीव सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों के तीनों एआईएमआईएम के नेता है। ऐसे में दोस्तों अचानक से हुई गिरफ्तारी और खासकर उन लोगों की गिरफ्तारी जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, इस पर कई तरीके के सवाल उठते हैं कि क्या बीजेपी की सरकार नियम कायदे कानून नहीं मानती है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है पहले तो गिरफ्तारी नहीं करना चाहिए। इस तरीके के कई बयान प्रदेश के अंदर आते रहते हैं। ऐसे में इन बयानों पर अगर हर बार एक्शन लेना शुरू कर दिया गया तो पुलिस वाले कब तक एक्शन लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। और वैसे भी देश के अंदर बोलने की आजादी है, जब तक खुले तौर पर धमकी नहीं दी गई है तब तक कोई भी एक्शन लेने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे में एआईएमआईएम के अध्यक्ष शौकत अली की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह छापेमारी भी शुरू कर दी गई है। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में संसद भवन के अंदर भारत में गूंजा खामनेई का नाम और सांसद इकरा हसन ने एक बड़ा बयान दिया दोस्तों। संसद के गलियारों में उस वक्त हलचल मच गई जब सपा के सांसद इकरा हसन ने देश की विदेश नीति को लेकर कई सवाल खड़े किए, खासकर भाजपा सरकार की जो विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी है उस पर सवाल खड़ा करते हुए ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई की शहादत का जिक्र करते हुए उन्होंने एक बड़ी बात कही। इकरा का तर्क है कि भारत के मौजूदा विदेश नीति में साहस की कमी हो गई है, यानी अब ईरान के साथ में मजबूती के साथ खड़े होने का साहस भारत के विदेश नीति में नहीं रहा। एक टाइम में ईरान भारत का सबसे मजबूत दोस्त हुआ करता था और भारत की विदेश नीति बदलना यानी साहसिक विदेश नीति नहीं होने के कारण ही आज देश के अंदर महंगाई बढ़ी हुई है, तेल का संकट आया हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अमेरिका के दबाव में झुक गई है, जबकि चीन जैसे देश स्वतंत्र विदेश नीति अपना रहे हैं। यानी चाइना का अगर आप देखेंगे विदेश नीति दोस्तों तो अमेरिका के दबाव में नहीं है, अपने हिसाब से ईरान के साथ में अच्छे संबंध लेकर आगे बढ़ रहा है। ईरान से तेल भी सस्ते दाम पर खरीद रहा है और ईरान से बातचीत भी लगातार जारी है चाइना की दोस्तों। ऐसे में सवाल ये उठा है कि क्यों नरेंद्र मोदी इस युद्ध से पहले इजराइल गए थे दोस्तों, उसके बाद भारत और ईरान के बीच में जो संबंध है उसमें कई तरीके के बदलाव किए गए। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देख रहे थे आपको जय हिंद जय भारत। बहुत